Indian Stainless Steel Houseware Show 2017 के अवसर पर आयोजित इस एग्जीबिशन में आए हुए यहाँ उपस्थित लोगों के बीच में अध्यक्षता कर रहे श्री चौधरी जी, हमारे श्री प्रकाश जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित महानुभाव, हमारे एमएसएमई से संबंधित हमारे डायरेक्टर हैं, केवीआईसी के डायरेक्टर हैं, एनएसआईसी के हैं, ऐसे सभी अधिकारीगण, हमारे एमएसएमई बोर्ड या केवीआईसी बोर्ड के सदस्य श्री नागराजन जी और यहाँ उपस्थित सभी उद्यमी बंधुओं, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यह स्टेनलेस स्टील का हाउस वेब शो का ये 7वां अधिवेशन है, 7वां शो है। ज्यादातर यह शो दिल्ली में प्रगति मैदान में ही होता रहा है। कोई न कोई मंत्री इसके उद्घाटन में आते रहे हैं। पिछली बार शायद चौधरी बीरेंद्र सिंह जी और निर्मला सीतारमण जी रही, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। एक बार मैं भी जब अवार्ड का वितरण हुआ था, सम्मानित किया गया था, तो उसमें मुझे बुलाया गया था मुंबई में ही, संभवतः 2016 में या 2015 में। आज मैं अपने को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं कि एसोसिएशन के लोगों ने इतने भव्य प्रदर्शनी के अंदर, जिसमें स्टेनलेस स्टील के द्वारा जितने प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं, बड़े इनोवेशन के आधार पर भी किए गए हैं, हर घर में उपयोग होने वाले ऐसे भी सामान मैन्युफैक्चर किए गए हैं, और इतने आकर्षक और साथ टेक्नोलॉजी की गुणवत्ता के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की जो भी उपयोग करने वाला है, कंज्यूमर है, उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। जो सुविधाएं हो सकती हैं, उन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है। और इसलिए मैंने कहा, इस प्रदर्शनी में आने के बाद सारी चीजों को देखकर यह अनुभव हुआ कि ऐसे कई अपने ब्रांड कंपनीज हैं जो केवल हिंदुस्तान में ही नहीं तो दुनिया में अपने नाम रोशन करने के साथ ही साथ हिंदुस्तान का भी नाम रोशन कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सबको बधाई देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं, वो आगे बढ़े। ऐसे लोग भी हमें दिखाई पड़े जिन्होंने चुनौती के रूप में इस बात को स्वीकार किया कि अगर चीन में विनिर्मित माल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उसकी तारीफ होती है
उसके गुणवत्ता के बारे में लोग करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो मैं क्यों नहीं बना सकता? मैं क्यों नहीं कंपीट कर सकता हूं? इस चुनौती के साथ, इस संकल्प शक्ति के साथ कुछ लोगों ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग की है टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी अपग्रेडेशन के आधार पर, टेक्नोलॉजी की गुणवत्ता के आधार पर उन्होंने तैयारी की है, उनका माल आया है। उस माल ने चीन के उस बने हुए माल को भी कंपीट करके उससे अपनी अच्छाई प्रदर्शित करने में सफलता प्राप्त की है, ऐसा भी मैंने देखा है। जैसा मुझे बताया कि वो माल तो हम चीन में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है शुक्लाल जैन जी का जो बलारिया और जैन साहब दोनों का देखा मैंने, और भी कई देखा जिन्होंने इस तरह का निर्माण किया है, मैन्युफैक्चरिंग की है। उसकी तारीफ करना मुझे लगता है उनको प्रोत्साहित करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। स्टील एक ऐसा विषय है, एक ऐसा क्षेत्र है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसका आधार स्तंभ है। अगर स्टील ना हो तो रॉ मटेरियल न मिले। इस रॉ मटेरियल के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ रहा है। और इसे रॉ मटेरियल कितना अच्छा हो, रॉ मटेरियल को कितना हम व्यवस्थित कर सके, उसको ध्यान में रखकर काम किया गया, तो मैं कह सकता हूं कि सही माने में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो भारत के प्रधानमंत्री जी की एक कल्पना है कि हिंदुस्तान को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, मेक इन इंडिया के माध्यम से उसकी गुणवत्ता का निर्माण करेंगे, वो सपना साकार हो सकेगा। इस मिशन को देखने के बाद मैं पिछले बार भी देखा था 2 वर्ष पहले, और आज भी देख रहा हूं, काफी अंतर दिखाई पड़ा मुझे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और जो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम कोई अगर बर्तन बना रहे हैं, कोई अगर हम किचन का सामान बना रहे हैं, तो उसमें भी किस प्रकार के इनोवेशन के आधार पर और कैसा टेक्नोलॉजी हम विकसित कर सकते हैं, ये भी मैंने देखा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनोवेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है और इनोवेशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रयोग ये भी बहुत जरूरी होता है। मैं ये तो नहीं पूछ पाया कि कितनी यूनिट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के छोटी सी क्यों न हो कार्यशाला है, लेकिन इतना मुझे पूरा विश्वास है, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो और चाहे लार्ज हो, इस समय सारे यूनिट्स में लगभग इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए R&D से संबंधित लैब भी छोटे ही क्यों ना हो लोगों ने बना रखे होंगे, बगैर उससे चलता नहीं है। और आज का युग इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन, ये इसी का है।
बगैर इसके मैन्युफैक्चरिंग का गुणवत्तायुक्त तो होना कठिन है। हमारी मिनिस्ट्री ने इस बात पर जोर दिया है। हमने इसको प्रयास किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिजाइन भी अच्छी हो, सस्ती मैन्युफैक्चरिंग भी हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए और टेक्नोलॉजी के साथ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी हो। और इसलिए हमने अपने मंत्रालय में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम NMCP, इसके अंदर डिजाइन के लिए डिजाइन क्लिनिक टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, इसको हमने महत्ता दी है। अगर डिजाइन ठीक है, टेक्नोलॉजी ठीक है, डिजाइन तो मैन्युफैक्चरिंग पे हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डिजाइन क्लिनिक टेक्नोलॉजी के साथ जो एक दूसरी टेक्नोलॉजी बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसके कारण सिस्टमेटिक मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, टेक्नोलॉजी का सही तौर पर उपयोग भी होता है और उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सस्ती भी होती हो। उस टेक्नोलॉजी का नाम है लीन टेक्नोलॉजी। लीन टेक्नोलॉजी, डिजाइन क्लिनिक टेक्नोलॉजी और लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब डिजाइन टेक्नोलॉजी और डिजाइन क्लिनिक टेक्नोलॉजी और लीन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति होती है तो उस टेक्नोलॉजी का, उस मैन्युफैक्चरिंग का गुणवत्तायुक्त स्वरूप हो, इसलिए टेक्नोलॉजी क्वालिटी अपग्रेडेशन है, टेकअप जिसको कहते हैं। अगर ये तीनों चीजें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर सही तौर पर उपयोग की जाती है तो उसके द्वारा निर्मित माल ये बहुत सही होता है, फिर ग्लोबल मार्केट में कंपीट करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। मैंने जिन फैक्ट्रीज के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उसको देखा तो उसको देखने के बाद मुझे लगा कि सही माने में इन टेक्नोलॉजीज का उसके अंदर जरूर उपयोग किया गया होगा। और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं भी लगाते हैं, वर्कशॉप। इसके लिए भी हम उनको सहयोग भी देते हैं, सब्सिडी भी देते हैं और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी और आगे बढ़े इसके लिए स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ती है। स्किल्ड मैन पावर के लिए हमारे मंत्रालय ने बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम TCSP, इसके अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हमने शुरू किए। पूरे देश में 18 इंस्टीट्यूशन है। हमारे आने के बाद 15 इंस्टीट्यूशन हम भी प्रारंभ करने जाए। 9 इंस्टीट्यूशन का हमने शिलान्यास कर दिया है। 2 इंस्टीट्यूशन शिलान्यास के लिए तैयार हैं और 2 विवादित हैं। और उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए, टेक्नोलॉजिकल स्किल को डेवलप करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहां कहां कैसी है, उस तरह का मॉड्यूल्स भी हम बना रहे हैं, कैरिकुलम भी है। उसके आधार पर ट्रेनिंग प्राप्त करके 6 महीने, साल भर, 2 साल ट्रेनिंग प्राप्त करके ऐसे स्किल्ड मैन पावर उस इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं जहां जरूरत है, और अगर जरूरत पड़ती है तो अपना छोटा सा उद्योग भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप मेंटालिटी के आधार पर वो स्थापित कर रहे हैं। बेंगलोर में भी हम शुरू करने जा रहे हैं, कल मैं उसको देखने जा रहा हूं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 150-200 करोड़ का यह हमारा टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन होगा। उसमें इस प्रकार के टेक्नोलॉजी से संबंधित बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी ऐसे लोग उसमें एडमिशन लेंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा, पूरा का पूरा 100% प्लेसमेंट सुनिश्चित है, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत है। हमारे मंत्रालय के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का प्रभावी तौर पर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने मैन्युफैक्चरिंग हब की बात की, मेक इन इंडिया की बात की। मेक इन इंडिया जब तक स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा, जब तक एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटालिटी जागृत नहीं होगी, जब तक इनोवेशन के आधार पर प्रोजेक्ट बनाकर उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं होगा, उस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाकर इन्वेस्ट करने के लिए जो माध्यम है वो मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया इसी से आगे बढ़ सकता है, और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट और जो मैन्युफैक्चरिंग हुई, जैसे मैंने कहा कि गुणवत्ता युक्त भी निर्माण होगा, उसके लिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, जिसको प्रधानमंत्री जी ने जेड असेसमेंट मॉडल अथॉरिटी सर्टिफिकेशन कहा है, जिसको लॉन्च किया है लुधियाना में। ये जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, पॉल्यूशन फ्री, इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, यही जीरो इफेक्ट है। और उस मानक के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग आती है, दुनिया के अंदर पहला ये सर्टिफिकेशन है, जिस सर्टिफिकेशन के बाद जिस श्रेणी में जो भी मैन्युफैक्चरिंग आती है, उसके आधार पर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्राप्त होगा। इसको हम वित्तीय सहायता भी दे रहे हैं। ये जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के बारे में भी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी नोडल एजेंसी अब तैयार कर रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री इस ढंग के हो कि उसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड माल दुनिया के बाजार में अपनी महत्ता स्थापित करते हुए ये लोगों के मुंह से स्वाभाविक रूप से कहलवा सकने में सक्षम हो, ये हिंदुस्तान का ये बना हुआ माल है, इट इज मेड इन इंडिया, इट इज मेड इन इंडिया, ये स्वरूप दुनिया के लोग कहते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये बात कही है, मैन्युफैक्चरिंग हब, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, इसलिए कहा है, और उस दिशा में काम करते जा रहे हैं। इसलिए सारी चीजें कर रहे हैं। हमारे उद्यमी परेशान होते हैं, उनको लगता है कि लोन नहीं ढंग से मिल रहा है, परेशान है। हमारी मिनिस्ट्री ने इसके बारे में काम किया है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी का एक भाषण आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि माइक्रो स्मॉल दोनों के लिए जो 1 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन था, जो हमारी एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम, उसके द्वारा हम पूरा करते थे। उसकी लिमिट उन्होंने 2 करोड़ बढ़ा दी। उन्होंने कहा 2 करोड़ तक का
लोन लीजिए, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम का फायदा उठाइए। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि अगर बैंक लोन देने में दिक्कत करता है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी इसी स्कीम के अंदर लोन दे सकती है। इसके लिए हमें क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के लिए जो कारपोरेट फंड की जरूरत पड़ती है, जिससे क्रेडिट फ्लो अधिक से अधिक हो। क्रेडिट फ्लो कम हो जाएगा तो दिक्कत जाएगी। क्रेडिट फ्लो अधिक से अधिक हो, इसके लिए अभी हमने कैबिनेट में बात रखकर 2,500 करोड़ हमारे पास कारपोरेट फंड था, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इसको बढ़ाकर 7,500 करोड़ कर दिया, 7,500। और आप आश्चर्य करें और प्रसन्न भी होंगे कि सबसे अधिक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम के द्वारा इकाइयों को लाभान्वित किया है। 2014 के पहले अभी तक इकाइयां केवल 8 लाख इकाइयां क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम के द्वारा लाभान्वित थी, लेकिन 2014 से लेकर अब तक जो हमारे मंत्रालय के द्वारा कार्य किया गया है, उसमें लगभग अप्रोक्सीमेट 61,000 से 7,581 करोड़ इसके गारंटी के आधार पर लगभग 14 लाख यूनिट्स लाभान्वित थी। 3 वर्ष के अंदर 14 लाख इकाइयां इससे लाभ प्राप्त की। सब मिलाकर लगभग 22 लाख यूनिट से लाभ प्राप्त किया है, 22 लाख से ज्यादा। हमें कोशिश कर रहे हैं, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं जो लोगों को मार्केटिंग की दृष्टि से परेशानी है, डिले पेमेंट का प्रश्न है, इसको भी हमने एमएसएमई के लिए जो स्मॉल और माइक्रो है, इसके जो सामान बिकते नहीं, जो सेंट्रल पीएसयूज और स्टेट पीएसयूज को खरीदा है, 2012 में कानून बना था, लेकिन 2015 में इसको मैंडेटरी कर दिया। और मैंडेटरी कर देने के बाद एमएसएमई के द्वारा निर्मित माल को टेंडर में हमने 11 + 15% की छूट दी है, और अर्नेस्ट मनी जमा करने की जरूरत नहीं है, टर्नओवर की कोई जरूरत नहीं है। ये सेंट्रल पीसीयूज भी बदमाशी कभी कभी करते हैं, और कभी कभी स्टेट के भी, तो इसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। पेमेंट के मामले में जो परेशानी होती है, तो स्टेट लेवल पर फैसिलिटेशन काउंसिल है जो उसके आधार पर करेगी, उसको भी हमने ऑनलाइन किया है। हमने किया है फैसिलिटेशन काउंसिल। अरुण जेटली जी हमारे एमएसएमई बोर्ड के मीटिंग में आए थे, उन्हीं के द्वारा ऑनलाइन किया। उस वेब पोर्टल पर जानकारी दीजिए, उसको करवाने का प्रयास करिए। लोन लोगों को ठीक से आसानी से मिल सके। एनएसआईसी में हमने बैंकों का इंप्लीमेंट कराकर फाइनेंशियल फैसिलिटेशन सेंटर्स इसको ऑनलाइन कर सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया है। पूरे देश भर में 10 स्थान पर सेंटर रहे हैं, बेंगलोर में भी सेंटर है उसका। ऑनलाइन है, जो भी लाभार्थी चाहेगा ऑनलाइन अप्लाई करेगा, ऑनलाइन लोन मिलेगा उसको। ये सुविधा देने का प्रयास है। जो एनपीए हो रहे हैं, जो छोटे लोग एनपीए हो जाने की स्थिति में रहते हैं, उसके लिए भी हमने किया है। उसके लिए हमने कहा कि फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। ज्यादातर यूनिट एनपीए हो जा रही है, तो एनपीए ना होने पाए, कोई एनपीए होने की स्थिति में है तो बैंक को अप्लाई कर देगा तुरंत। बैंक को विचार करना पड़ेगा।
तक के नीचे का लोन है तो जो ब्रांच मैनेजर है बैंक का वो उसके ऊपर विचार करेगा। 10 लाख के ऊपर का है तो सारे बैंकों ने करेक्टिव एक्शन प्लान कमेटी बना ली है। उस करेक्टिव एक्शन प्लान कमेटी विचार करेगी और लगता है रिवाइवल की संभावना है तो उसे अवसर प्रदान करेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ही बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है और आप जानकर प्रसन्न होंगे कि लगभग 94,000 इकाइयां इससे लाभान्वित थी। इसी ढंग से रजिस्ट्रेशन में बहुत परेशानी होती थी तो रजिस्ट्रेशन को भी ऑनलाइन किया है और ऑनलाइन ही नहीं किया, जो बहुत सारी क्वेरीज हुआ करती थी उन क्वेरीज को संकलित करके एक पेज में 20 पॉइंट है, 20 पॉइंट्स ऑनलाइन उसको भर दीजिए, एक भरते जाएंगे, एक पूछता जाएगा। आप भर दीजिए, पूरा करिए, पूरा करने के बाद विद इन 5 मिनट्स आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लेंगे विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, अब बिना कोई एक पैसा खर्च किए हुए सिर्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर। और इसी तरह से डाटा बैंक का भी किया है। डाटा बैंक में भी आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ हमारा उद्योग आधार मेमोरेंडम वेब पोर्टल है। जो रजिस्ट्रेशन हुआ तो डाटा बैंक के आधार पर आप जाएंगे तो जिस स्कीम्स का आप लाभ लेना चाहते हैं उस लाभ का उल्लेख करते आप दीजिए, डाटा तैयार होगा, माइक्रो स्मॉल बाइफर्केशन होगा उसका और आपको जान प्रसन्नता होगी। जल्दी ही उसको शुरू किया, लेकिन इस समय तक 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स आ गई है, अभी तक ऐसा नहीं था। जो उद्योग आधार मेमोरेंडम के आधार पर रजिस्ट्रेशन था 25 लाख से ज्यादा हो गया है, जबकि अब तक 22 लाख था रजिस्टर्ड। ये बात सही है कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड यूनिट इस समय 5 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उसमें केवल 47 लाख या 45 लाख रजिस्टर्ड थी। लेकिन इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद बड़ी तेजी के साथ रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा, उसका लाभ उठाया जाएगा। ये सारी चीजें की जा रही, मार्केटिंग के हिसाब से भी ऑनलाइन सारी चीजें करनी है। अभी हमने लोगों से एमओ भी किया है, टेक्नोलॉजी के लिए भी, मार्केटिंग के लिए भी। अभी हमने 27 जून को एमएसएमई डे था, इंटरनेशनल यूनियन की तरफ से था एमएसएमई डे। एमएसएमई डे के दिन हमने अच्छी अच्छी जो इकाइयां थी हमने उनको एक्सीलेंस अवार्ड दिया था। 56 इकाइयों को एक्सीलेंस अवार्ड दिया था मैंने। दिल्ली में प्रवासी भारतीय का बिल्डिंग है, जैसे विज्ञान भवन है वैसे वही है, उसी में कार्यक्रम हुआ था जिसमें 50 इकाइयां थी। 3 अवार्ड कर्नाटक को मिला, ये बता रहे हैं, इसीलिए आपको ताली जरूर बताना चाहिए। 50 जो है यूनिट्स को दी, 6 बैंकों को दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर सारे लोग जुड़े, सरकार की स्कीम्स का लाभ उठाएं। और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो जीएसटी की जो बात आप कर रहे हैं इसका भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, दोनों के लिए जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं जीएसटी से परेशानी, अभी तो मैं पूछ रहा था, हमारे शायद मनोज कुमार जी थे, यहां बैठे होंगे, तो उन्होंने कहा सर हमें जीएसटी से बड़ा लाभ मिला है, जो भी रजिस्टर्ड यूनिट है जीएसटी से लाभ मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, कर की चोरी नहीं होगी, आप छिपा नहीं सकते। और इसलिए हमने अपने मंत्रालय में जो हमारे डेवलपमेंट कमीशन की ऑफिस है उसमें हमने जीएसटी का सेल बना रखा है।
सभी जगह जीएसटी का सेल बना रखा है और जीएसटी सेल बनाकर लोगों को ट्रेड कर रहे हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, लगभग 290 स्थानों पर ट्रेनिंग की गई और जिसमें से 50,000 लोगों को ट्रेंड किया गया है, यूनिट्स को ट्रेंड किया गया है, क्योंकि जीएसटी से फायदा होने वाला है। जो स्लैब्स बनाए जा रहे हैं, कोई कह रहा साहब हमें तो पहले कोई टैक्स ही नहीं था, अब 5% हो गया, उससे घबराइए मत। सब होने के बाद भी 5% होने के बाद भी आपको तकलीफ नहीं आने वाली है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो सीधे तौर पर आपको टैक्स के रूप में नहीं दिखाई पड़ते थे, उन इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण आपको परेशानी थी। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स लगभग 17 थे, वो खत्म हो गए। जो टैक्स पर टैक्स लगा करते थे उसकी भी जानकारी नहीं होती है, वो भी खत्म हो गया। जो सेस था, 23 सेस था, वो भी खत्म हो गया। अब तो केवल एक टैक्स है, इनके द्वारा जो आपको पैसे देने पड़ते थे, केवल आपने इनकम टैक्स या रिटर्न भरने वाला टैक्स दे दिया, उसी को आप समझते हैं कि यही हमारा है, उसी को मत जोड़िए, वो सब भी जोड़िए। और उसके बाद जोड़ने के बाद मैं बड़ा विश्वास साथ कह सकता हूं कि 28% जिसके ऊपर टैक्स स्लैब वाला है और कहते हैं हमारे लिए ज्यादा हो गया है, मैं विश्वास साथ कह सकता हूं ये कैलकुलेशन के आधार पर चले तो उनका भी 20-22% से ज्यादा नहीं जाएगा, उनको भी फायदा है। 1 टैक्स 1 नेशन, पूरे देश भर में एक समान स्थिति का निर्माण होगा। इसमें किसी प्रकार कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर लगता है आपको, आप इंप्लीमेंट करिए, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराकर आगे बढ़िए। आपको लगता है यहां परेशानी है, आप लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए। ये फीडबैक, इसको हम फीडबैक मानेंगे, ये फीडबैक हमारे लिए काम करेगा। और सौभाग्य की बात तो यह है कि पार्लियामेंट की तरफ से संवैधानिक तौर पर जीएसटी जब सर्वसम्मत से पास हो गया तो ये तय हुआ कि हमेशा तो पार्लियामेंट नहीं बैठेगी, इसलिए काउंसिल बनाना चाहिए जिसको संवैधानिक दर्जा पास प्राप्त हो। तो जीएसटी काउंसिल बनी, उस जीएसटी काउंसिल को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा प्राप्त है। ऐसे जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो विचार होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्य होगा, वो गड़बड़ नहीं होगा। इसलिए उससे परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए उससे परेशान नहीं होना चाहिए। 18 बैठकें हो चुकी जीएसटी की, सुधार भी किया गया। अभी भी मैं कह रहा हूं कि कोई भी उससे संबंधित आपको परेशानी जाती है, आप उसको दीजिए, उसको फीडबैक के रूप में लेंगे और फीडबैक के रूप में लेकर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रखा जाएगा। जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जो भी उसके अंदर आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी किया जाएगा। इतना विश्वास रखकर चलिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसलिए मित्रों, ये जीएसटी को लेकर हवा मत पैदा होने दीजिए। लोग आंदोलन क्यों आंदोलन करें, हमारी समझ में नहीं आया। मुझे लगता है वही आंदोलन कर रहे हैं जो कच्चा को पक्का बनाया करते थे, पक्के को कच्चे बनाया करते थे। कच्चे वालों को परेशानी जाएगी। मैं कच्चे वालों से कहना चाहता हूं, पक्का बन जाओ, रजिस्ट्रेशन करा लो। अरे अभी 1 करोड़ से कम इनकम टैक्स देने वाले थे लोग। अरे इसके कारण, जीएसटी के कारण आपका फायदा तो होगा ही, करोड़ों जो टैक्स देने वाले हो जाएंगे तो किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा सरकार को। सरकार आपके काम को आगे बढ़ाने में और प्रभावी कदम उठा सके। पक्का बनिए, कच्चा मत बनिए। कच्चा बनने के लिए आप आंदोलन करेंगे क्या? अगर कच्चा बनने के लिए कोई आंदोलन करता है तो साहब जवाब दीजिए, भैया कच्चा मत बनो, पक्के बनो, पक्के। इसलिए मित्रों, जीएसटी काउंसिल को इस दिशा में लेकर हम लोग चलें
तो मैं समझता हूं कि बहुत सुविधा हो जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी। इसलिए मुझे ऐसे अवसर पर आज जहां इस एग्जीबिशन के देखने के पश्चात जब आपने मुझे यहाँ बुलाया, हमें विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, उसके बारे में विचार किया, वहीं मुझे लग रहा था जीएसटी से भी आपका बहुत घनिष्ठ संबंध है, उसके बारे में भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। आपने अवसर दिया, चौधरी साहब ने अवसर दिया, हमारे सभी यहाँ जिन्होंने स्टॉल लगाया है वो अपने स्टॉल को मुझे दिखाकर मेरे ज्ञान में वर्धन किया, वृद्धि की। ऐसे इन लोगों को भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आयोजनकर्ताओं को भी आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष चौधरी साहब को आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने यहाँ मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों को प्रणाम। धन्यवाद कलराज मिश्रा जी। मैं आर.एल. चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर का जो मोमेंटो देकर अभिनंदन करें। आर.एल. चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूँगा जी, प्रकाश जी का जो है मोमेंटो से अभिनंदन करें। चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एस जगन्नाथ राव जी का अभिनंदन करें। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा श्री उत्तम जी का अभिनंदन करें, बेंगलोर स्टेनलेस स्टील किचनवेयर रिटेलर्स एसोसिएशन का मोमेंटो। मैं कलराज मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री भीम सिंह जी का अभिनंदन करें मोमेंटो, कर्नाटका स्टेनलेस स्टील ट्रेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। मंत्री से रिक्वेस्ट करूँगा कि कासियो और कासिया FKCCI का अभिनंदन करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुखलाल जी से कि एल्यूमिनियम सर्कल एंड कुकवेयर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का मोमेंटो ग्रहण करें। शुक्ला जी प्लीज। आपका नाम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर्नाटका कंज्यूमर ड्यूरेबल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के कोई प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या उनके कोई सदस्य अवेलेबल हो तो प्लीज आइए। धन्यवाद, थैंक यू।